एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस मैन ऑफ द मोमेंट जिसे कहा जाता है, क्योंकि इस फैसले का फॉल आउट एक तो ये है कि शिंदे और फडणवीस की सरकार चलती रहेगी वहां पर महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ नैतिकता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर आज कोर्ट ने लगाया है, जिसमें स्पीकर की भूमिका, राहुल नार्वेकर की भूमिका और साथ ही राज्यपाल की भूमिका पर प्रश्न। सुनिए देवेंद्र फडणवीस क्या कहते हैं। सरकार तो सेटल झालं, आता काय डाऊट नाही ना तुम्हाला? नाही, काही लोक हरल्याबद्दल फटाके फोडायला लागलेत. सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे घटनात्मक ठरवलेल्या सरकारच्या पत्रकार परिषदेमध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या संदर्भात आज जो निकाल दिलेला आहे, या निकालाबद्दल आम्ही पूर्ण समाधान व्यक्त करतो आणि निश्चितपणे गिरीश भाऊ या वर लोकशाहीमध्ये लोकशाहीचा आणि लोकमताचा आज पूर्णपणे विजय झालेला आहे. देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो महाराष्ट्र के केस में निर्णय दिया है उस निर्णय से वो सेटिस्फाइड है और ये डेमोक्रेसी की जीत है. त्यातले 4-5 जे महत्वाचे मुद्दे आहेत त्या मुद्द्यांकडे मी कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हैं उसके ऊपर मैं हाईलाइट करूंगा. सर्वात पहिल्यांदा तर महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यावर पूर्णपणे पाणी फेरत सर्वोच्च न्यायालयाने पहला मुद्दा यह है कि महाविकास आघाड़ी की जो अपेक्षाएं थी, आकांक्षाएं थी, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है. उद्धव ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे. दुसरं, त्यांनी च्या मनसुब्यावर पूर्णपणे पाणी फेरत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की स्टेटस को एंटे करता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंना सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी साफ कर दिया है कि स्टेटस को रीइंस्टेट नहीं कर पाएंगे और इसलिए उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे. त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे हे सांगितलेलं आहे की डिस्क्वालिफिकेशनच्या ज्या पिटिशन्स आहेत या संदर्भातला सगळा अधिकार हा स्पीकरचा आहे आणि त्यामुळे स्पीकर हे डिस्क्वालिफिकेशन. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि एमएलए को डिस्क्वालिफिकेशन करने का जो पूरी अथॉरिटी है वो असेंबली स्पीकर के पास है और स्पीकर ही फैसला लेंगे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ ज्युरिसडिक्शन बाय धिस कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन, द स्पीकर मस्ट डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशन. त्यामुळे याच्यामध्ये कुठलाही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिच्युएशन नाही. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है अपने ऑर्डर में कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है जिसके चलते स्पीकर के पावर को रूल कर डिस्क्वालिफिकेशन पे ऑर्डर देना चाहिए. इसीलिए जो अधिकार है वो स्पीकर के पास ही रखा गया है. सुरू असताना ज्यांच्या विरुद्ध पिटिशन सुरू आहेत अशा आमदारांचे सगळे अधिकार हे पूर्णपणे त्यांना आहेत असं देखील अतिशय स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे. जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की चालू है एक्टिविटी, उन सारे एमएलए को पूरे अधिकार है. आणि जे काही हाऊसचे प्रोसिडिंग चालतील वगैरे याचा डिस्क्वालिफिकेशनचा जो काही निकाल आहे त्याच्याशी काही संबंध राहणार नाही असं सांगितलेलं आहे. हाउस की प्रोसीडिंग्स पर जो डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर होगा उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा. त्यांना सगळे अधिकार आहेत हे स्पष्टपणे या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं. जिन एमएलए के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन चालू है उनके पावर जो है वो महत्वाचं ऑब्झर्वेशन आहे की ज्यामध्ये त्यांनी इलेक्शन कमिशनला पूर्णपणे अधिकार आहेत हे स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. आणि ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को पूरे अधिकार है. प्रोसिडिंग्स इलेक्शन कमिशन स्वतंत्रपणे निर्णय हा या ठिकाणी घेऊ शकतं. त्यामुळे
डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग शुरू होते हुए भी इलेक्शन कमिशन इंडिपेंडेंट है अपना ऑर्डर देने त्यांनी केलेल्या प्रोसिडिंग्सवर जे प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने केला होता तो पूर्णपणे इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर दिया है चुकीचा उसमें आहे. क्वेश्चन उद्धव हे ठाकरे आता फैक्शन ने स्पष्ट उठाया झालं था वो गलत साबित हुआ आणि है. हे अतिशय स्पष्टपणे त्यांनी असं म्हटलंय की द स्पीकर अँड द ECI आर empowered to concurrently adjudicate on the petitions before them under 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. आणि while adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the facts and circumstances of case before it. म्हणजे सगळे अधिकार हे इलेक्शन कमिशनचे आहेत आणि त्याच्यामध्ये कुठलीही बाधा नाही हेही या ठिकाणी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे. इलेक्शन कमीशन के जो पावर त्यानंतर है उसको कहीं ना कहीं एक अनटच अजून रखा है. महत्वाची गोष्ट की याच्यामध्ये फॉर द पर्पज ऑफ 10th शेड्यूल पॉलिटिकल पार्टी कुठली आहे हे डिसाइड करायचे अधिकार देखील स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत. याच्यामधला जी पॅराग्राफ जर आपण वाचला पॉलिटिकल पार्टी Speaker कौन will है prima ये facie डिसाइड करने का determine पावर भी स्पीकर को who दिया the गया है. political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule where two or more factions claim to be the political party. त्यामुळे याही बाबतीत अतिशय स्पष्टपणे अधिकार हे स्पीकरला देण्यात आलेले आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं द गव्हर्नर वॉज जस्टिफाईड इन इन्व्हायटिंग मिस्टर शिंदे टू फॉर्म द गव्हर्नमेंट असं म्हटल्यामुळे आता हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आधी कायदेशीरच ये होतं. सरकार अभी संवैधानिकच होतं. पुणे से आप पण काही पूरी तरह लोकांना से शंका सरकार होती. कानून के मला असं तहत है. वाटतं की सर्वोच्च लोगों को शक न्यायालयाने था, वो शक त्यांच्या अभी दूर हो गया शंकेचं है. समाधान और केलं सुप्रीम कोर्ट ने असावं. वो शक दूर अर्थात कर दिया है ते कि सर्वोच्च सरकार न्यायालयाला मानत कायदेशीर है. असतील तर आम्ही तर मानतो ते मानत असतील तर त्यांच्या शंकेचं निश्चित अगर वो लोग समाधान सुप्रीम झालं कोर्ट असेल. को मानते हैं तो सुप्रीम आज कोर्ट ने ही ये पूरे जो कानूनी तौर पर सरकार बनी है उद्धव ऐसा ठाकरे कह यांची दिया है. पत्रकार परिषद मी बघितली. नॉर्मली मी बघत नाही पण जाता जाता थोडी शेवटचं मला पाहायला मिळालं आणि त्याच्यामुळे ते असं उद्धव ठाकरे म्हणाले की मैंने थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी. नॉर्मली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखता नहीं हूँ. थोड़ी सी नैतिकतेच्या प्रेस आधारावर कॉन्फ्रेंस उनकी मैंने देखी. माझा त्यांना सवाल आहे भारतीय जनता पक्षासोबत निवडून आलात आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी सोबत गेला. उद्धव ठाकरे ने तेव्हा कहा ही कि नैतिकता उन्होंने कुठल्या प्रिंसिपल के डब्यामध्ये तहत भरण्यात आली होती रेजिग्नेशन याचं दिया है. बोलणं. मैं उनको ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो बीजेपी के तेव्हा साथ ही चुन नैतिकता करके आए कुठे थे, होती? लेकिन फिर कौन से प्रिंसिपल खरं पे म्हणजे जाके उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार नैतिकतेचा बनाई. विषय तुम्ही सांगू नये कारण प्रिंसिपल की बात आप मत खुर्ची कीजिए. करता विचार सोडला. आपने कुर्सी के लिए आणि अपने जो एकनाथ विचारधारा है शिंदेनी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज विचाराकरता किया खुर्ची सोडली. और ते उसी सत्तेमध्ये विचारों के होते. लिए एकनाथ शिंदे ने अपनी आणि ते कुर्सी छोड़ी. विरोधी पक्षासोबत आमच्यासोबत आले. त्यामुळे नैतिकतेचं बोलण्याची चा कुठलाही अधिकार नैतिक अधिकार तुम्हाला नाही. उद्धव उद्धवजी, ठाकरे को प्रिंसिपल की बात करने का कोई अधिकार नहीं. तुमच्याकडे नंबर नाही. तुम्ही हारणार आहात. लोक तुम्हाला उनको सोडून गेले उद्धव ठाकरे को पता था कि त्यामुळे उनके पास त्या नंबर लाजेपोटी नहीं है, वो स्लोट है, हारने वाले हैं और आणि इसीलिए उन्होंने त्या रेजिग्नेशन भीतीपोटी किया था सीएम पद से. तुम्ही त्या ठिकाणी राजीनामा दिला. त्यामुळे विनाकारण त्याला नैतिकतेचा मुलामा चाडवण्याचा प्रयत्न करू नका. और एकनाथ उस मजबूरी का शिंदेंनी राजीनामा देण्याचा प्रिंसिपल और प्रश्नच नैतिकता उद्भवत का नाही. नाम कारण ना आज दीजिए. इस त्यांच्या मजबूरी में नियुक्तीवर सीएम पूर्ण पद से शिक्का उद्धव ठाकरे ने होतं. डिसीजन दिया था. सर्वोच्च न्यायालयाने या ठिकाणी केलेलं आहे. माननीय मुख्यमंत्री बोलायच्या आधी मी हिंदीमध्ये फक्त थोडंसं ब्रीफिंग आपल्याला करून देतो. माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मामले में जो डिसीजन दिया है उस पर हम पूर्ण तरीके से संतोष व्यक्त करते हैं और किसी को भी ये शंका नहीं होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की सरकार पूर्णतः संवैधानिक है, पूर्णतः लीगल है और ये
पूरे संवैधानिक ताकत के साथ यहां पर कार्य कर रही है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसमें से चंद मुद्दे ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि स्टेटस को एंटेन नहीं किया जा सकता। उद्धव ठाकरे इन्हें वापस मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। जो उन्होंने मांग की थी उनके पिटीशन में, यह बहुत स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय ने कहा है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन का फैसला ये स्पीकर करेंगे, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। और उस पर बहुत स्पष्टता से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस इन द इंस्टेंट केस दैट वारंट द एक्सरसाइज ऑफ जुरिस्डिक्शन बाय दिस कोर्ट टू एडजुडिकेट डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। देयर आर नो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, ऐसा कहा है। द स्पीकर मस्ट डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन। ये सीधे सीधे स्पीकर को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ जो विधायक जिनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन दाखिल की गई है, उनके राइट टू पार्टिसिपेट इन द असेंबली या उनके कोई भी संवैधानिक अधिकार या उनका जो अधिकार है एक जनप्रतिनिधि के रूप में, यह सारा का सारा कंटिन्यू होगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन से कोई बाधा नहीं आएगी, ऐसा भी बहुत स्पष्ट रूप से इस ऑर्डर में कहा गया है। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो इस ऑर्डर में कही गई है कि इलेक्शन कमीशन का जो अधिकार है, उस अधिकार को बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो अधिकार डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट फ्रॉम द प्रोसीडिंग्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ स्पीकर। इसका मतलब यह है कि स्पीकर के सामने जो भी डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन के प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, उसका, क्योंकि शिवसेना ने मांग की थी कि चूंकि ये प्रोसीडिंग चल रहे हैं तो आप इलेक्शन कमीशन को रोकिए और उनको निर्णय मत लेने दीजिए, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि इलेक्शन कमीशन को यह पूर्ण अधिकार है। तो एक प्रकार से इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय श्री शिंदे जी के नेतृत्व में शिवसेना और सिंबल का किया है, उसमें कोई बाधा नहीं है और वो पूरा अधिकार इलेक्शन कमीशन का है, यह स्पष्ट रूप से इसमें कहा है। इसके साथ साथ उन्होंने आगे ये भी कहा है, मैं इसको पढ़कर दिखाता हूं कि द स्पीकर एंड द ईसीआई आर एम्पावर्ड टू कॉन्करेंटली एडजुडिकेट on the petitions before them under the 10th schedule and under paragraph 15 of the symbols order respectively. While adjudicating petitions under paragraph 15 of the symbols order, the ECI may apply a test that is best suited to the fact and circumstances of the case before it. इसका मतलब ये दोनों को बिल्कुल अलग कर दिया है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पे वो निर्णय ले सकते हैं, उन्होंने निर्णय ले लिया है। अंतिम निर्णय जो भी वो लेंगे वो आपके सामने है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में भी किसी के मन में अब कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ स्पीकर को भी यह अधिकार दिया गया है कि 10th शेड्यूल के मायने रखते हुए पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, इसका प्राइमा फेसी डिसीजन स्पीकर करेंगे। और बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, द स्पीकर वुड प्राइमा फेसी डिटरमिन who the political party is for the purpose of adjudicating disqualification petitions under paragraph 2(1) of the 10th schedule where two or more factions claim to be that political party. तो स्पीकर साहब को भी अब यह अधिकार है कि दो गुटों में से पॉलिटिकल पार्टी ये कौन सी है, ये स्पीकर साहब प्राइमा फेसी पहले वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशंस के ऊपर आगे में डिसीजन होगा। इसके साथ साथ एक और चीज बहुत स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कही है
the governor was justified in inviting Mr. Shinde to form the government. इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब यह होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो। क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, तो अगर देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे, और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए।